हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं हूं वर्षा, आपकी साइंस एजुकेटर, और मैं आ गई हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आपके सामने। आज के इस क्लास से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन एक्चुअल एग्जाम हॉल। मेरे पीछे क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताना? एक आंसर शीट दिख रही है ना? क्या ये वही आंसर शीट है जो आपको अपने एग्जाम्स में मिलती है? वैसी लंबी सी आंसर शीट जिसमें आपको लाइन भरने में दिक्कत हो जाती है, आप सोचते हो कि हमें लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना चाहिए। तो सारे टेंशन को दूर कर दो और मैं आ गई हूँ आपको ये बताने के लिए कि आखिर आपको आंसर लिखना कैसे है। क्लास 9 के बच्चे, हार्टिएस्ट वेलकम एवरीवन हियर, यहाँ पे सबका स्वागत है। और हम बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलो शुरू करते हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट हो चुका है, सेकंड चैप्टर का वन शॉट हमने डाल दिया है, थर्ड चैप्टर भी लगभग जाने ही वाला है। तो अब देखो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका है ना। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। ये उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ जो कि इकट्ठे जब मैं कराती हूँ तब नहीं करते, बाद में बैठते हैं कि हाँ हम इकट्ठे एक दिन वीकेंड को बैठेंगे और सारे कर लेंगे। देखो, सबका तरीका अलग अलग होता है, मैं किसी के तरीकों को जज नहीं कर रही, लेकिन चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहले यहाँ आ जाना। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि चैप्टर क्या पढ़ें, सीधे यही वाली वीडियो देख लेते हैं, इसी वीडियो से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए भी इट इज़ अ सोल्यूशन ओनली। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर क्लासेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम 2 मार्क्स, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, जहाँ तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं आपके स्कूल में, वहाँ तक हम इसको कवर करने वाले हैं। और आपको बता दूंगी कि आंसर लिखा कैसे जाता है। तो बने रहना वीडियो के साथ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली, बहुत ही कम देर में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर, क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। चलो लेट्स बिगिन। साइंस बिगिन्स विथ, कौन बता रहा है मुझे? साइंस बिगिन विथ क्यूरोसिटी। ठीक है, अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, याद करो हमने साइंटिफिक मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। मिल गया एक और नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है। एक और नंबर आया हमारे भाग्य में। एंड मैथमेटिक्स हेल्प्स टू एक्सप्रेस, मैथमेटिक्स का यूज हम क्यों कर रहे होते हैं? वो जो एक्सप्लोरिंग द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस करके जो भी आपका चैप्टर है, इट्स वेरी, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है उसका, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? याद करो, मैथमेटिक्स का क्या रोल होता है हमने समझा था। और मैथमेटिक्स का जो रोल है वो किस लिए है? साइंटिफिक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब ये जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्लास 8th में आपने पढ़ा था, याद करने की कोशिश करो। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक मैथमेटिकल वे में एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर है, हमने क्या किया? फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया, यही किया है। प्रेशर को हमने फोर्स से एरिया से डिवाइड कर दिया। अब ये हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हम कह सकते हैं? मेरे साथ साथ बताओ या लिखो यहाँ पे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जो यहाँ डिनोमिनेटर में है उसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ता है अगर फोर्स बढ़ाते हैं, प्रेशर घट जाता है अगर, नो, प्रेशर घट जाता है अगर हम एरिया बढ़ाते हैं। यस, हो गई यहाँ के भी एक नंबर आपको मिल जाते हैं। और फिर आता है साइंस इज कॉल्ड सेल्फ करेक्टिंग, बिकॉज साइंस को हम हमेशा एक सेल्फ करेक्टिंग सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको अपने में चेंजेस लेना अडेप्टेबल है, वो अडाप्ट कर लेते हैं सारे चेंजेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तक की बातें हो गई। अब हम आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस पे, जो कि आपके साइंस में ना, देखो रीज़न क्या है इसमें कराने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कि आप अभी से ही क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते चलो। अभी से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते चलोगे तो जब आने वाले टेस्ट होंगे, जब आने वाले पीरियोडिक टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली होंगे, एनुअल एग्जाम्स होंगे, तब तक आप एकदम भले चंगे से रहोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स ईच। व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लोरेशन इन साइंस? तो अब इसको लिखना कैसे है ये हम समझा रहे हैं। एक्सप्लोरेशन इन साइंस मीन्स ऑब्जर्विंग केयरफुली, आस्किंग क्वेश्चंस। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है? अंडरलाइन करना शुरू करना है। एक्सप्लोरेशन इज इन साइंस मीन्स ऑब्जर्विंग केयरफुली, आस्किंग क्वेश्चंस एंड यूजिंग एविडेंस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हो गया, यहाँ तक की बातें क्लियर? हमें अंडरलाइन करके सामने जो टीचर चेक कर रहे हैं हमारे पेपर को, उन्होंने हम क्या बता दिया है?
हमें आती है चीज़ें, हमें रिप्रेजेंटेशन आती है, हम क्लास 10 में भी फोड़ कराएंगे, लेकिन अभी क्लास 9th को आपको दिखाएंगे कि हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इट हेल्प साइंटिस्ट फाइंड लॉजिकल आंसर्स टू प्रॉब्लम्स, यहाँ से मिल जाते हैं आपको 2 नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंटिफिक मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है, कौन मुझे बता रहा है साइंटिफिक मॉडल, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए बच्चा, यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो साइंटिफिक मॉडल क्या होता है। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम साइंटिफिक मॉडल कहते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है व्हाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स इंपॉर्टेंट, ये है आपका होमवर्क, 2 नंबर का है ना, 2 नंबर का है, ये आपका होमवर्क है स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि हमने पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इन डेप्थ स्टडी कराई थी मैंने। अब अगर वहाँ से क्वेश्चंस निकल के आपके पास आंसर बन के नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या पता है क्या जरूरत है, सेल्फ रिविजन करो, रिविजन बैठ के, तब जाके आंसर्स निकलना शुरू होंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस, मैथमेटिक्स हेल्प्स साइंटिस्ट एक्सप्रेस साइंटिफिक रिलेशनशिप्स क्लियरली, कर दो यहाँ से अंडरलाइन, क्या हेल्प करता है, साइंटिफिक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प करता है। इक्वेशंस शो हाउ क्वांटिटीज लाइक स्पीड, डिस्टेंस एंड फोर्स आर रिलेटेड। और सिर्फ यही सारे नहीं, इसके अलावा भी और भी यूनिट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। यस, व्हाट इज मीन बाय प्रेडिक्शन इन साइंस। अब भाई साइंस में प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन हमने क्या किया, जैसे कि एग्जांपल होता है रेनबो बना, अब वो क्यों बन गया, उसमें 7 ही कलर क्यों होते हैं, कोई किसी की वेवलेंथ ज़्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है, ये तो हमने पढ़ के समझा ना, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ के समझा। लेकिन हमने क्या समझा कि जो रेनबो बना है वहाँ शायद कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, तो हमको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब प्रेडिक्शन इसीलिए होता है कि हम एक गेस कर सकें, उसके पीछे का जो आंसर है वो समझ सकें। तो प्रेडिक्शन इन साइंस मीन्स यूजिंग लॉज, थियोरीज एंड ऑब्जर्वेशंस टू टेल व्हाट मे हैपन इन न्यू सिचुएशंस, नए नए सिचुएशंस में क्या हो सकता है, नए लॉज को पढ़ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक की चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थी ही, लेकिन ये वीवीआई है, इसमें आप स्टार भी बना दो, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस फंसेंगे। क्या बोला मैंने, यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे, फंसने का क्या मतलब है, उठ के डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो ये नहीं छोड़ने का, और 5 मार्क्स वाले तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। चलो, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, बहुत कंफ्यूजन था ना इसमें बच्चों को, ये लो ले आई मैं लॉ एंड थ्योरी के बीच का कंफ्यूजन दूर करने के लिए। क्या है, पहले तो सबसे पहले हमें बताना है कि लॉ क्या होता है, उसके बाद हम बता देंगे कि थियरी क्या होती है। लॉ क्या हो रहा है, अ लॉ टेल्स व्हाट हैपेंस इन नेचर, लॉ हमें बताता है कि नेचर में हो क्या रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट के बारे में हो, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो, ओशियंस के बारे में हो, स्पेस के बारे में हो, लैंड के बारे में हो, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, मतलब किसी के भी बारे में, ठीक है। एंड थ्योरी क्या करती है, थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। लॉ बता रहा है कि क्या हो रहा है, थ्योरी बता रही है कि हो कैसे रही है, ठीक है, इतना सा बेसिक डिफरेंस है। इट डिस्क्राइब्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप, अब वो कैसे हो रहा है तो उसमें कुछ ना तरीके होंगे, कुछ पैटर्न्स होगा, वो डिकोड करके हम समझेंगे। और थ्योरी बताती है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन दे देती है कि भाई जो हो रहा था उसके पीछे ये लॉजिक था तो इसलिए हो रहा था, और प्रूफ के साथ देती है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एप्पल गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, कुछ भी गिरेगा तो नीचे ही क्यों गिरेगा, तो उसका एग्जाम्पल ये लॉ बता दिया। अब थ्योरी क्या बता रही है, एटॉमिक थ्योरी, ये एटॉमिक थ्योरी मतलब उसके पीछे का सारी लॉजिक एंड रीजंस एंड सारी चीज़ें देके ये एटॉमिक थ्योरी बता रही है। थम्स अप बना दो, चीज़ें क्लियर है। यस मैम, चीज़ें क्लियर है। ये मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है ना, वीडियो तो देखोगे ही आप, वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिलेंगे, रिवीजन भी मिलेंगे, सारी चीज़ें, स्पून फीडिंग तो नहीं कराऊंगी मैं। क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको समझ में आ जाए कि बेटा क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन में कितना टू द पॉइंट आंसर लिखा जाता है। सोशल साइंस या हिंदी और बहुत कहानी तो लिखनी नहीं है कि आप लंबा चौड़ा आंसर लिखे जा रहे हो साइंस में, इसलिए तो साइंस पसंद है, और बहुत सारे बच्चों को भी इसलिए साइंस पसंद है क्योंकि उसमें कम लिख के भी ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चले शुरू, आगे करें, आगे करते हैं। तो हाउ इज साइंस कनेक्टेड विद डेली लाइफ। अब इसमें आप 75 एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कितने मार्क्स में पूछा गया है। 3 नंबर में पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। क्या है इसका सही तरीका, क्या है आंसर लिखने का। साइंस इज कनेक्टेड विद डेली लाइफ इन हेल्थ, आप सेक्टर्स बताओगे कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में साइंस कनेक्टेड है। हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए, और फूड हो गया, वेदर हो गया। यस, करेक्ट करेक्ट। अभी ऐसे क्लासरूम में होते हैं ना, और सब यहाँ बच्चे बैठे हुए होते, तो मैं एक एक करके सबसे पूछती, अपना अपना बताओ कि साइंस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। हेल्थ में कनेक्टेड है, फूड में है, ट्रांसपोर्ट में है, स्पेस में है, मतलब साइंस तो हर जगह है ना, साइंस तो साइंस इज एवरीवेयर। Scientific thinking helps real life problems in a sensible way. It makes our daily work easier. Done, 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 done are done. What is estimation? अब estimation क्या होता है,
क्या होता है भाई एस्टिमेशन एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? एस्टिमेशन मीन्स फाइंडिंग एन अप्रॉक्सीमेट आंसर इंस्टेड ऑफ एन एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई वैल्यू आती है, सपोज करो 9.64532 1, तो अगर मैं ये वैल्यू कर यूज़ करके अगर कैलकुलेशंस में आगे बढ़ूँ तो जस्ट इमेजिन कि कितना टाइम लग जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं यूज़ करके मैं कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेती हूँ ताकि मेरा जो काम है वो आसान हो जाए, और इसको मैं 10 कर दूँगी। सिंपल साधारण 10 कर दूँगी। अप्रॉक्सीमेशन हमने सीखा रखा है मैथ्स में, ठीक है। और वो करने से क्या होता है कि हमारे पास हमारा काम आसान हो जाता है। इन शॉर्ट हमें काम आसान ही करना है, काम बढ़ा देंगे तो साइंस में तो कुछ डिस्कवरी ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। एस्टिमेशन इज यूजफुल इन डेली एक्टिविटीज़ एंड देखो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ये तो मेंशन करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एस्टिमेशन। फिर आता है एक्सप्लेन द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस। पता है मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आया था कि मैम पूरा समझ में आ गया लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस नहीं आ रहा समझ में। मैं बताऊं, सुनना है? बताऊं, सुनो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस मीन्स, लिखना कैसे, आपने ऐसे लिख दिया। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है? मीन्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है। सारे ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे ब्रांचेस एक दूसरे से इंटरट्विन्ड हैं। और सारे ब्रांचेस किसके हैं? साइंस के। साइंस इज द फादर एंड उसके 3 बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाद में तो बायोलॉजी के और बच्चे हो जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी हो जाती है, ठीक है। यही होता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस। आते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि मैम इतना लंबा एक्सप्लेनेशन। हाँ बेटा, करना पड़ेगा इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, नहीं करोगे तो फिर कट जाएंगे क्या? मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है, इससे क्या आपको आने वाले हैं? नॉलेज भी आएगा, अवेयरनेस भी होगी कि किस तरीके से लिखा जाता है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, एक फ़ोन आ गया था, वेट अ मिनट। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं अब? हम कर रहे हैं अपने ये बहुत बड़े क्वेश्चंस को, जो कि क्वेश्चन है मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस। ये 3 तो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो 3? रियल ऑब्जेक्ट, सिस्टम्स और प्रोसेसेस। चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट का हो, प्रोसेस का हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, प्रोसेस हो, या फिर सिस्टम्स हो, ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दे हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डिफिकल्ट आइडियाज मोर इजली सिंस द नेचुरल वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। नेचुरल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसी वजह से हमें सिंपल तरीका ढूंढना पड़ता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, और साइंटिस्ट को भी ईजी रहती है नई नई डिस्कवरीज करने की। इतना लिख के शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना पार्ट तो सिर्फ आपका ये जो जितना भी पार्ट ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो इसमें 2+1 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। बाकी के 2 नंबर और कहाँ से मिलेंगे? एग्जाम्पल्स में रिप्रेजेंट करके। इन फिजिक्स अ मूविंग कार, जैसे कि अगर हम फिजिक्स की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इस तरीके से रिलेट करके आप एग्जाम्पल्स और बना सकते हो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। In physics, a moving car may be treated as a point, while in biology, cells are shown using diagram. मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो एटॉमिक थ्योरी बताई, एटम्स वगैरह हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम फिजिक्स में कार स्पीड बता रहे होते हैं तो उसको भी हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। बायोलॉजी में सेल को हम बहुत आराम से सिंपल सा बना देते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें, और ये हम कर क्यों रहे हैं? कि ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम कन्फ्यूजन अवॉइड करें, और हम अपने आंसर्स, हम अपने साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिस्ट अपने डिस्कवरीज बहुत ही ईजिली कर सकें। कैसा लग रहा है सेशन? बताओ ज़रा। बहुत लगातार पढ़ा दिया ना वर्षा मैम ने। वर्षा मैम साइंस वाली मैम है ना, थोड़ी सी सीरियस हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। बेटा अगर सीरियस नहीं होगे तो कैसे चलेगा काम? यहाँ क्या मजाक मस्ती करने आते हैं हम? नहीं, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती है, बट मेनली हम पढ़ाई करने आते हैं, तो पढ़ाई करो। ये जो चीज़ मिल रही है ना, ये मतलब स्पून फूडिंग हो रही है ये आपकी, इसलिए ढंग से खाना खा लो। चलो, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके लिए। होमवर्क छोड़कर जाऊंगी मैं। क्या करके जाऊंगी? होमवर्क छोड़कर जाऊंगी। ये देखो, यहाँ है आपका एक्सप्लेन हाउ साइंस इज सेल्फ करेक्टिंग एंड साइंस बिगिन विथ क्यूरोसिटी। ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी चीज़ को इतना एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ तो समझो, ये आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो शुरू हो गई है एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया, केस बेस्ड हो गया, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ आते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं।
टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपके स्कूल के करिकुलम में भी ऐड हो चुका है कि ऐसे तरह के क्वेश्चंस वो पूछेंगे, केस बेस्ड वो पूछेंगे, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं पूछ लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, साइंस बिगिन विथ क्यूरोसिटी बिकॉज पीपल आस्क क्वेश्चन। अब देखो तुम्हें ना यहाँ पे अपनी थोड़ी क्यूरोसिटी, अपने अंदर की क्यूरोसिटी को थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि आखिर क्यूरोसिटी से रिलेटेड आंसर लिखना है। ये तो मेरे मन लायक आंसर आ गया, मैं इसमें बहुत ही अच्छे से आंसर लिखूंगा। क्यूरोसिटी कहाँ नहीं होती है इंसान को, हर जगह है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, आसमान में तारे इतने दूर क्यों दिखते हैं, क्या वो इतने दूर होते हैं या पास होते हैं, अर्थ रोटेट होता है अपने एक्सिस पे या फिर सारे प्लैनेट्स किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं और सांस वट एवर इट इज़ दिस, हर एक टॉपिक में क्यूरोसिटी घुसी हुई है। तो उसी को अच्छे से रिप्रेजेंट करके बस लिख देना है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड वंडर हेल्प साइंटिस्ट एक्सप्लोर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रैंडम फैक्ट्स, एनी रैंडम गेसिंग। कोई रैंडम गेस हम नहीं कर लेते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास उस चीज़ की अवेयरनेस है, उस हिसाब से हम गेस करते हैं। एंड इट यूजेज रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस टू फाइंड आंसर्स। सो क्यूरोसिटी लीड्स टू यस एंड डिस्कवरी एंड हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड नेचर। मतलब क्यूरोसिटी से हमें डिस्कवरी होती है और हमारे ह्यूमन को, मतलब हमारे ह्यूमन नहीं, हमें ही ये हेल्प करती है सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। क्या मुझे ये कोई बताएगा अब, क्या मुझे कोई अब ये बताएगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन सीरीज था फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत कन्फ्यूजन्स थे मुझे पता है, तो क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या ये आप सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लोगे? मैं आपको टास्क देके जा रही हूँ, जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चन किए हैं सबको आपको लर्न करना है और राइट करना है। आपको मिलेगा, लेकिन ये खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आपका होमवर्क है। और मैं बहुत ही जल्द चैप्टर 9, क्लास 9 के चैप्टर 2 यानी कि जो हमारे सेल्स वाले चैप्टर थे वहाँ से उठा के मस्त मस्त क्वेश्चंस लाऊंगी और वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यूँ उठ के आ जाएंगे। आप यहाँ कर लो, आप वहाँ एकदम मज़े कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।